अगले वर्ष जो है 1 अप्रैल 2024 से लेके मई 2024 के बीच के भी उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन मुझे वो राशि आज पर कुछ शेयर्स मैंने खरीदे कंपनी के और सन 2023-24 में भी खरीदे। इस तरीके से 31 मार्च 2024 को मेरे शेयर्स की कुल संख्या 643 थी। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा शेयर्स का जो मेरे नाम पे जो शेयर्स आवंटित थे वो कहाँ, कब और किसके नाम से कैसे ट्रांसफ़र हो गए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में फर्जीवाड़े के जो आरोप लगाए हैं, आज हम उसी का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जबलपुर के 3 बड़े डॉक्टरों के बीच में पैसों को लेकर घमासान मचा हुआ है और ये डॉक्टर है डॉक्टर बीके पानसे। ये देख सकते हैं, ये न्यूरो सर्जन है, शहर के अस्पताल के मालिक हैं और चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर हैं। नंबर 2 डॉक्टर एमएस जौहरी, ये न्यूरो फिजिशियन है, शहर के जाने माने, खुद अस्पताल के मालिक हैं और चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर सुनील चिंचोलकर, जिन्होंने चरक डायग्नोस्टिक सेंटर को 30 साल तक चलाया, अनवरत सेवाएं दी, शहर के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं और पूरा मामला इन्हीं के इर्द गिर्द है। डॉक्टर चिंचोलकर, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन आरोप हैं और मेरे पास उनके शिकायत की कॉपी है जो पुलिस में दी गई है। थाना प्रभारी ओमती से लेकर एसपी ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में डॉक्टर चिंचोलकर ने अपने साथ हुए धोखे को लेकर, छल कपट को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को हम आपको बिंदुवार बताएंगे और डॉक्टर चिंचोलकर से उनका दर्द सुनवाएंगे। हम आपको मोटा मोटा बता दें कि डॉक्टर चिंचोलकर ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या है। दरअसल डॉक्टर सुनील चिंचोलकर चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में पिछले 30 साल से सेवाएं दे रहे थे। इनका यह आरोप है कि उनके 643 शेयर थे इस कंपनी में और उनकी जानकारी के बगैर वो शेयर बेच दिए गए, बिक गए। यदि शेयर बिके तो ट्रांजैक्शन होना था, डॉक्टर चिंचोलकर के बैंक अकाउंट में उतना पैसा आना था, लेकिन इनका यह आरोप है कि उनके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं आया। और तो और इनका यह भी कहना है कि जब शेयर का सर्टिफिकेट उनके पास है तो फिर उनके नाम के शेयर, उनके शेयर कैसे बिक गए, किसने खरीद लिए। इनका यह भी आरोप है कि वर्ष 2023 और 2024 का जो उनका वेतन है, जो करीब 20 लाख रुपए बनता है, वो कंपनी ने नहीं दिया। 30 साल की जो इनकी ग्रेच्युटी बनती है लगभग 20 लाख रुपए, वो भी कंपनी ढकार गई। ये सीधे सीधे आरोप डॉक्टर सुनील चिंचोलकर के हैं और इनका यह भी आरोप है कि इनके अधीनस्थ 20 से 22 तकनीकी स्टाफ काम करता था, जिनकी भी सैलरी नहीं दी गई। पहले कम की गई, फिर आधी की गई, फिर उनकी सैलरी और कम करके उन्हें निकाल दिया गया। इस तरह से यह फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ है। हमने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए हम सीधे ले चलते हैं डॉक्टर चिंचोलकर के पास और जानते हैं उनका दर्द, उनकी वेदना, कि आखिर उनके साथ किस तरह का छल कपट हुआ है और उन्होंने किस तरह की शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई है। जबलपुर ही नहीं, पूरे महाकौशल की शान डॉक्टर सुनील चिंचोलकर एक ऐसा नाम जिसने रेडियोलॉजी के क्षेत्र में न केवल जबलपुर का बल्कि पूरे महाकौशल अंचल का नाम रोशन किया है। 30 साल तक चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में अनवरत सेवाओं देने के बाद जब इनके साथ एक फ्रॉड हुआ, वो भी डॉक्टरों के द्वारा, तो इस शहर के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं डॉक्टर चिंचोलकर साहब से कि आखिर उनके साथ इस तरह का फ्रॉड करने की हिम्मत किसमें हुई और क्यों किया गया। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील चिंचोलकर। आइए हम सीधे उनके पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि उनका दर्द क्या है, उनकी वेदना क्या है और उनके साथ जो फ्रॉड करने वाले डॉक्टर हैं आखिर वो है कौन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि चरक डायग्नोस्टिक सेंटर को एक तरह से आपने स्थापित किया, संचालित किया, कितने साल की सेवाएं थी आपकी? मैं सन 1994
फरवरी से अपनी वहाँ सेवाएं देना शुरुआत की, जिस दिन से वो केंद्र चालू हुआ, जांच केंद्र, उस दिन से, और मई 2024 तक मैंने अपनी सेवाएं लगभग 30 वर्ष से कुछ ज़्यादा वहाँ पर अपनी सेवाएं रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर दी है। 30 साल तक सेवाएं देने के बाद अचानक क्या हो गया कि आप कार्य मुक्त कर दिए गए वहां से? सन 2022-23 से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो अपना वेतन वहाँ से मिलना था वो मिलने में अनियमितताएं कई बार हुई, कई महीनों तक वेतन नहीं दिया गया, और उसके बाद जून 2023 में मुझे आखिरी बार वेतन दिया गया। उसके बाद मुझे कोई वेतन नहीं दिया गया। इस सब के बावजूद भी मैंने अपनी सेवाएं देना जारी रखा, और अप्रैल 2024 में फिर मैंने अपना मन बना लिया कि मैं अब यहाँ सेवाएं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ से मैं अपनी सेवाएं देना बंद कर चुका हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी 1 जुलाई 2023 से 18 मई 2024, जो कि मेरा लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन का जो मेरा वेतन है वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और साथ ही साथ कुछ पुराना बकाया वेतन है वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ बोनस है वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, ग्रेच्युटी भी मुझे नहीं मिली है, और इस बारे में मैंने अभी तक 3 विधिवत लीगल नोटिस इनको दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं किया है। क्यों नहीं दिया गया वेतन आपका? वो करीब कितना वेतन बकाया है जो इनसे लेना था, जो इन्होंने नहीं दिया? सर वो तो एग्जैक्ट अमाउंट तो TDS के बाद ही तय होता है, फिर भी ये समझ लीजिए कि वो लाखों में होगा। ये तो आप मानते हैं कि मैं चिकित्सक से कहूँ और मेरा वेतन अच्छा ही रहा होगा वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये जानकारी लगी है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसमें इन्होंने आपके वेतन का उल्लेख किया है या नहीं किया? जी सर, इनकम टैक्स जो वेब पोर्टल है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म 26A रहता है, AIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट रहता है, और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट रहता है। उसमें चरक डायग्नोस्टिक सेंटर ने ये दर्शाया है कि पूरे साल, मतलब 2001 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की जो इन्होंने रिटर्न दाखिल की है, उसमें उन्होंने मुझे जो वेतन देना था वो वेतन दर्शाया हुआ है। मेरा आयकर के TDS जब स्रोत पे जो कटौती होती वो भी की गई है, लेकिन मुझे उसका भुगतान नहीं मिला है। साथ ही साथ उसके अगले वर्ष जो है 1 अप्रैल 2024 से लेके मई 2024 के बीच के भी उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन मुझे वो राशि आज तक अप्राप्त है। डॉक्टर साहब, कंपनी में शेयर होल्डर भी थे और शेयर होल्डर है भी, लेकिन ये आरोप लगा दिए गए कि इन्होंने शेयर बेच दिए, जो कि गलत है। डॉक्टर साहब, क्या सच्चाई है? आप तो कंपनी में शेयर होल्डर थे जी, और कितना शेयर था, कितना परसेंटेज था, और क्या शिकायत आपने की? 1993 में मैंने कंपनी में, मैं और मेरी धर्मपत्नी ने धन का निवेश किया था। उसके बदले में मुझे लगभग 500 शेयर्स उस समय आवंटित हुए थे। उसके बाद सन 1996 से लेकर 2000 तक भी समय समय पर कुछ शेयर्स मैंने खरीदे कंपनी के, और सन 2023-24 में भी खरीदे। इस तरीके से 31 मार्च 2024 को मेरे शेयर्स की कुल संख्या 643 थी। यह आप कंपनी में जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर में सबमिट की गई है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें 2024 31 मार्च को मेरे नाम पे 643 शेयर्स चढ़े हुए हैं। चूँकि मैंने 2024 मई के बाद अपनी सेवाएं जारी रखना बंद कर दिया और मैं उनके संपर्क में नहीं रहा, इसलिए आगे का मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अभी जुलाई 2025 में फिर से कंपनी ने नए शेयर्स जारी किए थे। मैं अपने आप को शेयर होल्डर मान के आज भी चल रहा हूं, मुझे वो शेयर्स ऑफर नहीं किए गए। उसके बाद एक वार्षिक साधारण सभा, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, वो भी उन्होंने बुलाई थी, उसकी भी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो मुझे यह बताया गया कि आप शेयर होल्डर नहीं हो। उसके बाद उस एनुअल जनरल मीटिंग की जो सूचना बाकी शेयर होल्डर्स को सर्कुलेट हुई थी, उसमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट उन्होंने सर्कुलेट की थी। उसमें शेयर होल्डर्स की लिस्ट है जिसमें कि मुझे दर्शाया गया है कि मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा शेयर्स का जो मेरे नाम पे जो शेयर्स आवंटित थे वो कहाँ, कब और किसके नाम से कैसे ट्रांसफ़र हो गए, इसकी जांच की, इस बात की समुचित जांच की जाए।
और उचित कार्रवाई की मैं अपेक्षा अच्छा, करता हूं। उस एनुअल बैठक में आपको किसने आने से रोका था और ये किस डॉक्टर ने ये कहा कि आपने शेयर बेच दिए हैं? ये डॉक्टर MS जौहरी हैं, इन्होंने बोला था सर। और डॉक्टर पानसी की क्या भूमिका इसमें? नहीं, उन्होंने इस विषय में कोई बोला नहीं था, लेकिन वो वहां पर उपस्थित थे। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर कि आपने तो अपने शेयर बेच दिए हैं, जी क्या सच्चाई है इसमें? सर, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं शेयर्स मैंने बेचे हैं तो मेरा ये निवेदन है कि विधिवत दस्तावेज अगर कोई हो इनके पास जिसमें ये सिद्ध हो सके विधिवत दस्तावेज कि मैंने अपने शेयर्स बेचे हैं, तो मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए जाए। यही मेरी मांग है। तो आपके बैंक ट्रांजैक्शन में कुछ भी पैसों का आदान प्रदान जी नहीं हुआ है? सन 2024 मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 और आज की तारीख तक मेरे को शेयर्स के अगेंस्ट कोई पैसा किसी ने भी कोई भुगतान नहीं दिया। मैं सत्यता के साथ ये बात कह रहा हूँ। हमें ये भी जानकारी लगी है कि ऑडिट रिपोर्ट में भी इन्होंने खेल किया। किस तरह का खेल हुआ उसमें? ऑडिट रिपोर्ट में सर इन्होंने 31 मार्च 2024 में जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, चूंकि मेरा वेतन अप्राप्त था पिछले करीब 10 महीनों के उस समय, तो उसमें एक प्रोविजन होता है कि किसको क्या देना है। उसमें भी इन्होंने प्रोविजन दर्शाया नहीं गया है कि मेरे को इनसे तनख्वाह लेनी है। ये क्यों किया, कैसे किया, ये जाने से। क्यों? ये तो जरूरी होता है प्रोविजन वहां उसमें कि दर्शाना जरूरी है। अगर आप वहां डॉक्टर हैं, आपकी सैलरी मिलती है, तो ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए। वो नहीं, तो आपका कहना है कि वो उड़ा दिया है उड़ा दिया उसमें। यस सर। अच्छा, आपके अधीनस्थ बहुत सा स्टाफ वहां काम कर रहा था चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में, उनकी भी सैलरी नहीं दी गई है? सन 2024 मई के बाद तो मेरा उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं रहा, लेकिन बीच बीच में अभी जो भी संपर्क हुआ तो मुझे पता लगा कि एक के बाद उन लोगों को भी एक के बाद एक कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके पहले उनकी तनख्वाहें काफ़ी कम कर दी थी। कोई बोल रहा है मेरी आधी कर दी थी, कोई बोल रहा है उससे भी कम कर दी थी। और बाद में उनसे कह दिया कि आप मत आइए, कल से आपकी आने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी उन लोगों को जो उनका बकाया वेतन है वो नहीं मिला और ग्रेच्युटी भी पूरी नहीं दी गई है उनको, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। अब वहां जो मशीनें थी उनका क्या हुआ? मुझे जो प्राप्त है जानकारी उसके अनुसार आज की तारीख में वहाँ कोई मशीन उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने शिकायत की है, कहाँ कहाँ शिकायत की है इस पूरे घटनाक्रम की? मैंने सर थाना उमती में की है और CSP पे साहब को की है, SP लेवल पर भी की है, ROC ग्वालियर को की है, लोकायुक्त और ED में मैं करने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑफिस में भी की है, और भी जहाँ में ज़रूरत होगा मैं वहाँ करूँगा। आपके साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है, इसमें जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसका सहयोग किस तरह का है? आपको मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं मिल रहा है सर, नॉट एट ऑल। क्यों? ये वहाँ के पदाधिकारी बता पाएंगे सर। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी वहाँ से तनख्वाह लेनी है, जो भी मेरा वेतन है, भत्ते है, पूर्व का बकाया वेतन है, उसका एरियर है, उसकी मेरी जो ग्रेच्युटी है मुझे पूरी भुगतान की जाए। साथ ही ये क्लियर किया जाए कि मैं आज की तारीख में शेयर होल्डर अगर नहीं हूँ तो किन दस्तावेजों के आधार पर ये बताया जा रहा है, वो दस्तावेज मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए जाए। और दस्तावेज वो वैध होना चाहिए, वो उसमें अवैधता कहीं ना पाई जाए न, ये मेरा निवेदन है। आपके साथ ये पूरा फ्रॉड होने में किन डॉक्टरों की मेन भूमिका है? सर वहाँ पर जो डायरेक्टर्स है उन्हीं की है। डॉक्टर पानसे हैं वहाँ पर, BK पानसे, और डॉक्टर मिसेस रचना जौहरी, वो दोनों डायरेक्टर्स हैं। और मिसेस जौहरी के जो पति है डॉक्टर मुकेश जौहरी, वो भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं इन मामलों में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो सुना आपने डॉक्टर चिंचोलकर को। अब हमने डॉक्टर चिंचोलकर के जो आरोप थे, उन आरोपों का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे डॉक्टर MS जौहरी के पास। डॉक्टर MS जौहरी जो खुद न्यूरो फिजिशियन है, शहर के जाने माने अस्पताल के मालिक हैं और चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। उनसे भी हमने सीधे सवाल किए। सुनिए मेरे सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे। नोटिस भिजवाया तो उस नोटिस का जवाब दे दिया कि इतनी आपकी ग्रेच्युटी बनती है, आके ले लें। अगर कोई और वेतन बचे हुआ है तो अकाउंटेंट से आके मिल लें, वो आए नहीं मिलने, है ना। उनका कहना 2022-23 का वेतन नहीं मिला है उनको। नहीं गलत है, 23-24 का भी नहीं मिला है। 24 में तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। हो सकता है कुछ महीने का हो, लेकिन वो अकाउंटेंट ही बता पाएंगे ना, अपन कैसे बताएंगे। कितना वेतन था उनका और कितना बकाया है? नहीं, इसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये मालूम है कि उनका ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं हुआ है। वेतन के बारे में उनने क्या, कितनी उनकी अटेंडेंस थी, क्या था, ये अकाउंटेंट से निकलवाना पड़ेगा स्टेटमेंट। वो आके अपना हिसाब कर लें, वो करते ही नहीं।
उनके वकील के मार्फत से उन्होंने नोटिस भेजा था, उसका जवाब दे दिया है कि जो भी आपका बनता है वो कर लें। जो ITR जमा दाखिल हुई है उसमें तो शो हो रहा है कि वेतन दे दिया है, जबकि ऑडिट में उनका नाम ही नहीं है। ऑडिट में नाम थोड़ी आते हैं, ऑडिट में तो नहीं, जो भी डॉक्टर रेगुलर नौकरी करता है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट में तो रहता है ना कि कितना वेतन इनका बनता है। ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं रहता है, ऑडिट रिपोर्ट में तो खर्चों का हिसाब रहता है। ठीक है, तो खर्च में इनकी सैलरी आती है नहीं आती? हाँ आती है ना। तो वो शो क्यों नहीं हो रही है उसमें? होगी, क्यों नहीं होगी। उनका ये कहना है कि ऑडिट से भी नाम गायब है, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं हमारा कि कितना। ऑडिट से नहीं गायब है, वो शेयर की बात कर रहे हैं। नहीं, शेयर का तो एक अलग इशू है। उनका ये भी कहना है कि उनके शेयर ट्रांसफर कर दिए गए, बेच दिए गए। वही तो कह रहा हूँ, ऑडिट में और एम्प्लॉयज का नाम नहीं रहता है जी, टोटल वेतन का रहता है जिक्र। डॉक्टर साहब जो शेयर की बात आ रही, 643 शेयर थे, वो शेयर होल्डर थे, तो उनके शेयर कहाँ गए? 643 शेयर उन्होंने बेचे हैं और अब वो बेईमानी कर रहे हैं। वो शेयर जो है वो उन्होंने चेक से पेमेंट रिसीव किया है उनका, आधे शेयर्स का 321 शेयर का हमसे, 322 शेयर का डॉक्टर पांसे से। ठीक है, इसके बाद उनकी वाइफ के नाम से वो थे, वो उन्होंने लेटर लिख के दिया है कि अब हमारे शेयर्स जो है हमको मिल गया है, कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया जाए। डॉक्टर साहब शेयर अगर बेचे हैं तो उसका ट्रांजेक्शन हुआ होगा। हाँ। तो ट्रांजेक्शन है क्या? है ना, वो दिखा सकते हैं क्या डॉक्टर दिखा साहब? सकते हैं। अच्छा, SH4 फॉर्म भी होगा आपके पास? हाँ, वो रहते हैं, सब ऑफिस में है, सारे अवेलेबल हैं। तो शेयर का ट्रांजैक्शन भी आपके पास है, लेकिन उनका कहना है कि शेयर सर्टिफिकेट तो उनके पास है। तो शेयर सर्टिफिकेट तो 93 में इशू हुए थे, 32 साल पहले। जब ट्रांजैक्शन हुआ उन्होंने कहा कि हमारे मिल नहीं रहे हैं। अब 32 साल पुराना एक कागज का टुकड़ा, तो हम लोगों ने मान लिया कि नहीं मिल रहे होंगे। अब वो सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट दिखा के ये दावा कर रहे हैं कि हमारे शेयर नहीं बिका। अब वो ले आए अचानक अपना निकाल करके, कायदे से उनको वो हमें हैंड ओवर कर देना चाहिए, है ना। मतलब आप पैसे ले लो और फिर बोलोगे नहीं नहीं जमीन तो हमारी है ना। लेकिन ट्रांजैक्शन के बारे में उनका कहना कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अगर उनने बेचा है तो पैसा आना चाहिए था उनके बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में पैसा है, नीलिमा चिंचोलकर, उनको दिया गया है। तो इसके लीगल दस्तावेज भी आपके पास हैं क्या? हमारे पास तो अकाउंट स्टेटमेंट है। जो शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ। स्टाम्प ड्यूटी वाले, स्टाम्प वाले, वो सारे पेपर हैं आपके पास? स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होते हैं, वो फॉर्म ही भरा जाता है। पर आपने जो अकाउंट स्टेटमेंट पूछा पैसे का, वो मैं दिखा सकता हूँ, है वो। नहीं, जब शेयर बेचे होंगे तो उसकी एक प्रोसेस ऑफिस में होगा। मेरे पास तो मेरे शेयर की अकाउंट स्टेटमेंट ही होगी ना। ऐसा क्या हो गया कि एकदम से उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया? क्या वजह थी, क्यों बंद हो गया चरक डायग्नोस्टिक वो सेंटर? रेजिग्नेशन देके गए हैं खुशी खुशी। ठीक है, अच्छा, उन्हें हटाया नहीं गया? बिल्कुल नहीं। 30 साल से जो डॉक्टर सेवाएं दे रहा हो, क्या वजह आपको लगती है कि वो कोई रिकॉग्निशन दे दे? वो अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। उन्होंने 1 महीने का नोटिस दिया और 1 महीने के बाद गए। उसमें उन्होंने लिखा है अपने रेजिग्नेशन लेटर में कि आपके साथ काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर दिखा सकता हूँ। हाँ, दिखा दीजिए डॉक्टर साहब अगर वो हो अभी तो। दिखाता हूँ। हाँ, तो वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, वहाँ के जो एम्प्लॉय थे 20-25 लोग, उनकी भी सैलरी और वेतन और भत्ते नहीं मिले हैं उन्हें? उनको पूरे वेतन भत्ते मिल गए हैं। मैं आपको उनके भी दिखा सकता हूँ कि हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग, देखिए, कोई कुछ और भी चाहते रहते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। क्या लगता है क्या चाह रहे हैं लोग? अब मैं आपको क्या बताऊं कि कितना दिया गया उनको। मैं आपको उनके पेपर दिखा देता हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, दिखा दीजिए। ओके जी सर। आप उसको रिकॉर्ड मत करिएगा क्योंकि दैट मे बी एविडेंस, वो पब्लिक करना ठीक नहीं है। ठीक, मैं आपकी तसल्ली के लिए दिखा सकता हूँ। ठीक, ओके डॉक्टर साहब, ठीक है। जौहरी ने जो पेपर हमें दिखाए, उन पेपरों में जो ओरिजिनल साइन होने थे वो ओरिजिनल साइन गायब थे, डिजिटल साइन थे, जिस पर हमने सवाल खड़े किए। मसलन जैसे डॉक्टर जौहरी ने कहा कि डॉक्टर चिंचोलकर ने अपनी रजामंदी से खुशी खुशी इस्तीफा दिया है, तो उसमें उनके डिजिटल साइन मिले, ओरिजिनल साइन नहीं थे। इसी तरह जो डॉक्टर जौहरी ने हमें अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने खुशी खुशी शेयर बेचने और पैसा मिलने की सहमति दी है, उसमें भी ओरिजिनल साइन नहीं थे, डिजिटल साइन थे। ऑडिट रिपोर्ट जिसमें खर्च का ब्यौरा दिया जाता है, जब डॉक्टर चिंचोलकर की सैलरी बकाया थी 2023 और 2024 की, तो उस ऑडिट रिपोर्ट में उसका बकाया राशि में उसका
दर्शाया जाना जरूरी था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज गायब हो गई, जबकि इनकम टैक्स की आईटीआर है उसमें बकायदा वेतन दर्शाया गया है। तो ये तमाम सवाल इस तरह के हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। और जो इस्तीफा दिखाया डॉक्टर जौहरी ने हमें कि इस्तीफा दिया है डॉक्टर चिंचोलकर ने, तो वो भी एक कोरे कागज में था। जब 30 साल तक डॉक्टर चिंचोलकर ने चरक डायग्नोस्टिक सेंटर को चलाया है, तो फिर चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के लेटर हेड में इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? एक कोरे कागज में इस्तीफा लिखने की क्या जरूरत थी? और यदि इस्तीफा है तो उसमें डिजिटल साइन की क्या जरूरत थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा यह कि डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं कि उन्होंने वेतन का पेमेंट किया है, तो यदि वेतन का पेमेंट किया है तो कंपनी की रसीद होना चाहिए, कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए जिसमें रिसीविंग होना चाहिए, जो गायब थी। बहरहाल डॉक्टर जौहरी के जो भी पेपर हमने देखे उसमें आप निश्चित मानिए कि ओरिजिनल साइन तो हमें नजर नहीं आए, जिस पर हमने आपत्ति की। और जब हम उसकी वीडियोग्राफी करने लगे तो डॉक्टर जौहरी ने हमें रोका, हमसे यह कहा कि प्लीज इसे रिकॉर्ड मत करिए, इसकी फोटो या वीडियो मत बनाइए। आखिर क्या डर था डॉक्टर जौहरी को? यदि जो वो पेपर हमें मीडिया को दिखा रहे थे, न्यूज टैब को दिखा रहे थे, यदि उसकी फोटो उतर जाती, वीडियो बन जाता, तो उसमें आखिर ऐसा क्या था जिससे आपको डर था? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल डॉक्टर जौहरी से चर्चा करने के बाद हमने सोचा कि अब डॉक्टर पांसे का भी स्पष्टीकरण लिया जाए, और हम पहुंच गए डॉक्टर पांसे के अनंत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। वहां डॉक्टर पांसे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही हमारी कैमरा टीम को देखा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इस मामले में नहीं दे पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और यह कहा कि डॉक्टर जौहरी ने जो स्टेटमेंट आपको दिया है, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर जौहरी बता चुके थे डॉक्टर पांसे को कि न्यूज ट्रैब की टीम हमारा इंटरव्यू ले चुकी है, इसलिए डॉक्टर पांसे ने कहा कि जो भी स्टेटमेंट डॉक्टर जौहरी ने दिया है वही स्टेटमेंट मेरा माना जाए, लेकिन मैं अलग से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। और इस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में, शेयर वाले मामले में और वेतन वाले मामले में कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर चिंचोलकर ने न केवल ओमती थाने में एफआईआर और शिकायत की है, बल्कि एसपी, कलेक्टर से लेकर ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त तक इसकी शिकायत की गई है। और डॉक्टर चिंचोलकर का कहना है कि उनके साथ जिस तरह का छल कपट या धोखा हुआ है उस पर एक्शन होना चाहिए, और इसके जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और उन्हें उनके किए की सजा मिलना चाहिए। चरक डायग्नोस्टिक सेंटर पूरी तरह बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह का सन्नाटा है। ये वही शास्त्री ब्रिज स्थित सेंटर है जहां पूरे समय चहलकदमी और रौनक बनी रहती थी, मरीजों की बकायदा जांच होती थी, एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ होता था और भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज वहां पर इस तरह की खामोशी है, सन्नाटा है, इसे अचानक बंद कर दिया गया है। डॉक्टर चिंचोलकर का यह कहना है कि उस सेंटर में करोड़ों की मशीन थी, जो मशीन शायद बेच दी गई हैं या वहां से हटा दी गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब डॉक्टर चिंचोलकर उस चरक सेंटर में 30 साल तक सेवारत थे तो उनके शेयर, उनकी सैलरी आखिर क्यों नहीं दी गई, और आखिर ये कंपनी उनका पैसा क्यों नहीं देना चाहती? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस की मामले की जांच कर रही है और इस मामले की परत दर परत जो भी अपडेट जानकारी सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि जबलपुर के डॉक्टरी इतिहास का यह पहला मामला है जब 3 बड़े डॉक्टरों के बीच में रुपयों को लेकर, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, 3 बड़े डॉक्टरों को लेकर रुपयों के लिए घमासान और युद्ध मचा हुआ है, जबकि इन तीनों डॉक्टरों के पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि रुपयों की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को है।